हमारे डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 18 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से किस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिचय जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इमेज आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, इसी तरह का हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है होम पेज होता है। ठीक है, सेम इसी तरह का होता है। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, ये हमारा रिबन हो गया, ये हमारा टाइटल बार हो गया, ये जो हमारा है वह रिबन हो गया, यह जो है हमारा प्रोग्राम विंडोज़ कंट्रोल हो गया, यह हमारा वर्कबुक विंडोज़ कंट्रोल हो गया, ये जो एरिया दिख रहा है यह हमारा फार्मूला बार हो गया, और यह जो दिख रहा है A1 करके यह हमारा एक्टिव सेल हो गया, नेम बॉक्स। ठीक है, इसी तरह से ये जो है हमारा रॉ हो गया, पूरा जो है ये रॉ हो गया, ये हमारा कॉलम हेडिंग हो गया। ठीक है, ये जो एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ये माउस पॉइंटर हो गया, ये प्लस जैसा जो है, ये ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार रहता है एक्सेल में। ठीक है, यहाँ पे व्यू बटन रहता है, यहाँ पे वर्कशीट बटन रहता है, यहाँ पे ये जो हमारा है यह स्टेटस बार बटन है, यह रो हेडिंग है। ठीक है, और यह जूम बार है। तो ये जो है हमारा एक्सेल का कुछ पॉइंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, ठीक है, का एक अंतर्निहित भाग है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ प्रयोग होने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग गणितीय गणनाओं यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सांख्यिकी यानी स्टैटिकल डाटा के विश्लेषण, बजट बनाने तथा अकाउंटिंग वर्कशीट के निर्माण, वित्तीय लेन देन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने, पेरोल तैयार करने, सामानों का रिकॉर्ड रखने आदि कार्यों में किया जाता है। ठीक है, वर्कबुक तथा वर्कशीट, चलिए इसको समझते हैं। वर्कबुक तथा वर्कशीट क्या होता है? तो एक्सेल प्रोग्राम में काम करने के लिए निर्मित फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। प्रत्येक वर्कबुक में स्वतः बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होते हैं। वर्कबुक में वर्कशीट की संख्या इच्छा अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, वर्कशीट एक स्प्रेडशीट है जो एक्सेल प्रोग्राम का कार्यक्षेत्र यानी वर्किंग एरिया होता है। वर्कशीट को रो और कॉलम में विभाजित किया जाता है। ठीक है, रो और कॉलम का मिलान बिंदु इंटरसेक्शन, ठीक है, मिलान बिंदु जो है सेल कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार वर्कशीट सेल का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ सेल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है 2010 सॉफ्टवेयर के वर्कशीट में कुल जो है हमारा 10,48,576 रो तथा 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, 10,48,576 रो होता है। ठीक है, और हमारा कॉलम जो हुआ वो 16,384 होता है। ठीक है, वर्कशीट में रो की संख्या 1 से 10,48,576 तक से दर्शाया जाता है, जबकि कॉलम को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों A से XFD यानी A से Z, पुनः डबल A से AZ, फिर BA से BZ, इस तरह से ट्रिपल A से XFD तक से दर्शाया जाता है। ठीक है, वर्कशीट में वर्टिकल सेल नीचे ऊपर से नीचे को कॉलम कहा जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल सेल बाएं से दाएं को रो कहा जाता है। ठीक है, रोचक तथ्य चलिए जानते हैं कुछ। एक्सेल 2010 के एक वर्कशीट में लगभग 17 अरब यानी 10,48,576 गुने 16,384 सेल होते हैं। ठीक है, चलिए सेल को समझते हैं हम लोग। सेल क्या होता है?
वर्कशीट में रो और कॉलम का मिलान बिंदु यानी इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। ठीक है, वर्कशीट में सेल एक आयताकार बॉक्स होता है जहां डाटा इंटर किया जाता है। किसी सेल को उसके कॉलम के अक्षर तथा रो की संख्या से जाना जाता है जिसे सेल एड्रेस कहा जाता है। जैसे A8 कॉलम ए रो 8, ठीक है, AB 15 यानी कॉलम AB रो 15, AD 156 यानी कॉलम AD रो 156। ठीक है, इस प्रकार वर्कशीट में पहले सेल का एड्रेस XFD 10,48,576 होगा। ठीक है, सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई है जहां डाटा इंटर किया जाता है। एक्सेल स्प्रेडशीट की सारी गणना सेल में ही की जाती है, अतः सेल को एक्सेल प्रोग्राम का मूल तत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक्टिव सेल के बारे में हम लोग समझते हैं। एक्टिव सेल क्या होता है हमारा, जिस सेल में वर्तमान में डाटा इंटर किया जा रहा है उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। इंसर्शन पॉइंट या कर्सर एक्टिव सेल में ही दिखाई देता है। एक्टिव सेल का बॉर्डर हाईलाइट रहता है तथा इस सेल का एड्रेस बार पर दिखाई देता है। एक्टिव सेल का सेल डाटा के साथ साथ फार्मूला बार पर भी दर्शाया जाता है। किसी डाटा को एक्टिव सेल में ही इंटर या एडिट किया जा सकता है। ठीक है, किसी सेल पर जो है माउस से क्लिक कर या एरो बटन द्वारा उसे सेलेक्ट कर एक्टिव सेल बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या आप लोग जानते हैं कि एक्सेल के किसी एक सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। ठीक है, एक्सेल विंडो के मुख्य घटक के बारे में हम लोग जानेंगे, मेन कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल। ठीक है, तो पहला है हमारा इसमें टाइटल बार। तो टाइटल बार एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर स्थित होता है। इस पर क्विक एक्सेस टूल बार, वर्कबुक का नाम तथा मिनिमाइज, रीस्टोर, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन होता है। यदि वर्कबुक को कोई नाम नहीं दिया जाता है तो स्वतः बाय डिफ़ॉल्ट book1.xlsx नाम दर्शाता है। ठीक है, चलिए क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में हम लोग जानते हैं, जो वो क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो यह टाइटल बार पर बाईं ओर स्थित होता है जिस पर अक्सर प्रयोग होने वाले टूल के आइकन होते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव, अंडो, रीडो बटन होता है। हम इस टूल बार पर बने एरो की का प्रयोग कर अन्य टूल जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए रिबन टैब के बारे में हम लोग जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कमांड टैब की लाइन रिबन टैब कहलाता है। एक्सेल विंडो में रिबन टैब टाइटल बार के नीचे स्थित होता है। एक्सेल रिबन टैब टाइटल बार के नीचे स्थित होता है। एक्सेल रिबन टैब पर निम्नलिखित कमांड टैब होते हैं, जैसे फाइल, इसमें नया वर्कबुक खोलने यानी नया जो वर्कबुक खुलेगा वह यहीं से खुलता है। पहले से बने वर्कबुक खोलने के लिए, वर्कबुक को सेव, प्रिंट, शेयर करने के लिए फाइल मेनू का विकल्प होता है। ठीक है, हमारा अगला है होम। ठीक है, इसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, एलिमेंट, नंबर सिस्टम, स्टाइल, सेल तथा एडिट से संबंधित आइकन का विकल्प होते हैं। इंसर्ट में हमारा टेबल, चार्ट, इलस्ट्रेशन, लिंक आदि को वर्कशीट में डालने यानी इंसर्ट से संबंधित आइकन तथा विकल्प रहता है। ठीक है, ड्रैग में हमारा ड्राइंग टूल से संबंधित आइकन तथा विकल्प रहते हैं। पेज लेआउट में जो है हमारा विंडो में पेज को प्रदर्शित करने तथा पेज सेटअप, प्रिंट होने पर पेज की स्थिति से संबंधित विकल्प को देखने के लिए हम लोग पेज लेआउट का उपयोग करते हैं। फार्मूला, ठीक है, फार्मूला तथा फंक्शन से संबंधित आइकन व विकल्प हम लोग को फार्मूला में मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए डाटा के बारे में हम लोग जानते हैं। डाटा प्राप्त करने यानी इंटर, उसे एडिट, प्रोसेस, शॉर्ट, फिल्टर से संबंधित विकल्प हमें डाटा में मिल जाते हैं। ठीक है, रिव्यू, प्रूफ रीडिंग, एसेबिलिटी, कमेंट्स, लैंग्वेज आदि के विकल्प हमें रिव्यू मेनू में मिल जाते हैं। और व्यू मेनू में हमें वर्कबुक को प्रदर्शित करने, शो, हाइड, जूम आदि के विकल्प मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए एड्रेस बार के बारे में हम लोग समझते हैं कुछ। यह रिबन टैब के नीचे स्थित आयताकार बॉक्स होता है जहां एक्टिव सेल का एड्रेस प्रदर्शित होता है। यदि एक से अधिक सेल को सिलेक्ट किया गया है तो यह पहले सेल का एड्रेस दर्शाता है। ठीक है, चलिए फार्मूला बार के बारे में हम लोग समझते हैं। फार्मूला बार क्या होता है, यह एड्रेस बार के बाईं ओर स्थित आयताकार बॉक्स है जहां किसी फंक्शन या फार्मूला को टाइप या एडिट किया जा सकता है।
एक्टिव सेल में टाइप किया गया डाटा या फार्मूला बार पर प्रदर्शित होता है। यह इस कारण फार्मूला बार का उपयोग एक्टिव सेल में डाटा इंटर करने तथा डाटा और फार्मूला को एडिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। एक्सेल प्रोग्राम में किसी फाइल का आरंभ इक्वल टू यानी बराबर के चिन्ह से होता है। ठीक है। चलिए हम लोग वर्कशीट विंडो के बारे में जानते हैं। ठीक है। जो वर्कशीट विंडो क्या होता है, तो एक्सेल विंडो में फार्मूला बार के नीचे सेल का समूह कलेक्शन ऑफ सेल होता है। ठीक ना, जिसे वर्कशीट विंडो कहा जाता है। वर्कशीट वास्तव में एक्सेल का कार्यक्षेत्र यानी वर्किंग एरिया और एक्सेल होता है। यहाँ डाटा को इंटर, एडिट तथा प्रोसेस किया जाता है। एक्टिव वर्कशीट का कंटेंट वर्कशीट विंडो पर प्रदर्शित होता है। कॉलम नेम, ठीक है, वर्कशीट विंडो में सबसे ऊपर बाएं से दाएं यानी हॉरिजॉन्टल कॉलम नेम प्रदर्शित होता है। कॉलम नेम को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाया जाता है, जैसे ए से XFD तक हो सकता है। ठीक है। चलिए रो नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो वर्कशीट के बाईं ओर ऊपर से नीचे वर्टिकली रो नंबर प्रदर्शित होता है। रो नंबर को अंकों से दर्शाया जाता है, जो 1 से 10,48,576 तक हो सकता है। ठीक है। चलिए हम लोग शीट टैब के बारे में जानेंगे। जो शीट टैब क्या होता है, ठीक है, तो यह वर्कशीट विंडो के सबसे नीचे रिबन पर स्थित होता है। शीट टैब पर वर्कबुक में स्थित सभी वर्कशीट का नाम टैब में दर्शाया जाता है। इस टैब को क्लिक कर हम एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट तक जा सकते हैं, पर एक बार में केवल एक वर्कशीट ही एक्टिव होता है। ठीक है। शीट टैब का प्रयोग कर वर्कबुक में नया वर्कशीट डाला जा सकता है तथा पुराने वर्कबुक का नाम बदला जा सकता है। ठीक है, यानी उसका रीनेम किया जा सकता है। शीट टैब द्वारा किसी वर्कशीट को मूव और कॉपी विकल्प के जरिए पूरा का पूरा कॉपी कर किसी अन्य वर्कबुक में ले जाकर नए वर्कशीट की तरह जोड़ा जा सकता है। ठीक है। चलिए व्यू बटन के बारे में जानते हैं। यह स्टेटस बार के दाएं यानी राइट साइड में स्थित होता है, जिस पर 3 आइकन होते हैं जो वर्कशीट से अलग व्यू को प्रदर्शित करता है। ठीक है। पहला है नॉर्मल लेआउट व्यू, ठीक है, दूसरा है पेज लेआउट व्यू और तीसरा है पेज ब्रेक व्यू। चलिए नॉर्मल पेज लेआउट व्यू को हम लोग समझते हैं। यह वर्कशीट के सेल को कॉलम नाम तथा रो नंबर के साथ दिखाता है। ठीक है। पेज लेआउट व्यू जो है यह एक्सेल पेज प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा उसे दर्शाता है। इस व्यू में मार्जिन, हेडर तथा फूटर भी प्रदर्शित होता है। ठीक है। पेज ब्रेक व्यू, यह व्यू पेज प्रिंट करने पर पेज ब्रेक कहाँ आएगा यह दर्शाता है। ठीक है। सेल रेंज के बारे में हम लोग जानते हैं। सेल रेंज क्या होता है, तो एक्सेल में 2 या अधिक सेल का समूह ग्रुप ऑफ सेल सेल रेंज कहलाता है। सेल रेंज को पहले सेल के एड्रेस तथा अंतिम सेल के एड्रेस के बीच क्लोन डालकर इंगित किया जाता है, जैसे A1 क्लोन A5। ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल देखें तो A5 क्लोन A8 होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेल तथा सेल रेंज को सिलेक्ट करना। ठीक है। सेल रेंज को हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी सेल को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले उस पर क्लिक करें या कीबोर्ड एरो की सहायता से सेल कर्सर को वांछित सेल तक ले जाएं या एड्रेस बार पर सेल का एड्रेस टाइप करें। ठीक है। सेलेक्ट किए गए सेल के चारों ओर गहरा बॉर्डर दिखाई देता है तथा उसका कॉलम नाम और रो संख्या हाईलाइट हो जाता है। ठीक है। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए उस कॉलम नेम पर क्लिक करें। पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए रो नंबर पर क्लिक करें। किसी सेल को सिलेक्ट करने के लिए टैब बटन दबाने से कर्सर एक सेल से दूसरे, जैसे A5 से B5 में चला जाएगा। इंटर बटन दबाने से कर्सर एक सेल नीचे, जैसे A5 से B6 में चला जाता है। ठीक है। किसी सेल रेंज को सिलेक्ट करने के लिए सेल रेंज के प्रथम सेल पर क्लिक कर सेल के दाएं, ठीक है, निचले किनारे यानी राइट बटन एज को अंतिम सेल तक ड्रैग करें या कीबोर्ड एरो की द्वारा सेल कर्सर को प्रथम सेल तक ले जाए। अब शिफ्ट प्लस एरो की द्वारा अंतिम सेल तक ले जाएं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग
सेलेक्ट होने पर सेल रेंज का बॉर्डर गहरे रंग का हो जाता है, ठीक है, तथा पहले सेल को छोड़कर पूरा सेल रेंज हाईलाइट हो जाता है। किसी अन्य सेल पर क्लिक करने से सेल या सेल रेंज डीसेलेक्टेड हो जाता है, ठीक है। सेलेक्ट होने पर सेल रेंज को हम कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट, डिलीट, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। कट या कॉपी किए गए सेल या सेल रेंज का बॉर्डर डैश लाइन में बदल जाता है, ठीक है। चलिए फार्मूला को हम लोग समझते हैं। फार्मूला क्या होता है? तो एक्सेल वर्कशीट में गणना के लिए निर्देशों का समूह जो सेल में दिए गए डाटा को प्रोसेस कर निर्धारित परिणाम देता है, फार्मूला कहलाता है। फार्मूला को वर्कशीट में फार्मूला बार पर टाइप कर बनाया जाता है। कोई भी फार्मूला किसी एक सेल, अलग अलग सेल या सेल के समूह सेल रेंज पर लागू किया जा सकता है। किसी सेल में स्थित फार्मूला को कट या कॉपी कर किसी दूसरे सेल या सेल रेंज में पेस्ट किया जा सकता है। यदि किसी सेल के डाटा में परिवर्तन होता है तो फार्मूला के आधार पर उसका परिणाम स्वयं परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। एक्सेल में प्रत्येक फार्मूला का आरंभ इक्वल टू यानी बराबर चिन्ह से होता है। इक्वल टू सम ब्रैकेट A1 क्लोन A5 होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ इसका फार्मूला लिखने का तरीका है, ठीक है। फार्मूला का उदाहरण है जो सेल A1 से सेल A5 तक का योग करता है। एक्सेल में फार्मूला की सहायता सम, एवरेज, काउंट, मल्टीपल, प्रोडक्ट, डिवाइड यानी जोड़ घटाव, गुना, भाग, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, लॉजिकल फंक्शन तथा अनेक तरह की अन्य गणनाएँ तथा विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है ऑटोसम। ऑटोसम के बारे में जानते हैं हम लोग। ऑटोसम की सहायता से वर्कशीट में किसी सेल रेंज के डाटा का योग निकाला जाता है। इसके लिए हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो है सेल रेंज का चयन कर ऑटोसम आइकन पर क्लिक करें। अगर इसके बाद सेल के किसी डाटा या वैल्यू में परिवर्तन होता है तो उसके योग का परिणाम भी स्वतः परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। कुछ रोचक तत्वों को हम लोग जानते हैं, ठीक है। रोचक तत्व क्या है? तो एक्सेल प्रोग्राम में सब्सट्रैक्ट यानी घटाव का कोई फंक्शन नहीं होता है। इसके लिए अंक के साथ माइनस चिन्ह लगाकर सम फार्मूला का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक्सेल वर्कबुक खोलना, ठीक है। ओपन एक्सेल वर्कबुक, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट प्रोग्राम पर जाना होगा, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर जाना होगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाना होगा, फिर MS ऑफिस एक्सेल द्वारा नया वर्कबुक खोल सकते हैं या MS ऑफिस एक्सेल आइकन पर डबल क्लिक करें, फिर फाइल मेनू को खोले, फिर ओपन मेनू को खोले, ठीक है। द्वारा पहले से सेव की गई वर्कबुक खोल सकते हैं। फाइल मेनू में न्यू डॉक्यूमेंट Ctrl+N द्वारा नया वर्कबुक खोल सकते हैं, ठीक है। एक्सेल 2010 प्रोग्राम में किसी एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नाम .xlsx होता है, ठीक है। वर्कबुक में नया वर्कशीट डालना। चलिए वर्कबुक में नया वर्कशीट कैसे डालेंगे वो देखते हैं। इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन वर्कबुक, ठीक है। तो पहला है होम में जाएंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर इंसर्ट सीट को क्लिक करेंगे, नया सीट खुल जाएगा। या सीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे या पॉपअप मेनू में इंसर्ट पर क्लिक करें या इंसर्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें वर्कशीट का चयन कर ओके पर क्लिक करें, नया वर्कशीट जुड़ जाएगा। या सीट टैब पर उस वर्कशीट के टैब पर क्लिक करें, ठीक है, जिसके बाद नया वर्कशीट डालना है। सीट टैब पर बने इंसर्ट सीट आइकन पर क्लिक करें, नया वर्कशीट खुल जाएगा, ठीक है। वर्कशीट का नाम बदलना। देखिए वर्कशीट का नाम बदलने के लिए रीनेम द ए वर्कशीट, ठीक है। तो वर्कशीट में वर्कबुक में वर्कशीट को स्वतः बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1, सीट 2, सीट 3 नाम दिया जाता है। रीनेम प्रक्रिया द्वारा वर्कशीट को नया नाम भी दिया जा सकता है, ठीक है। सीट टैब पर स्थित वर्कशीट के नाम पर डबल क्लिक करें या वर्कशीट पर राइट क्लिक कर पॉपअप मेनू में रीनेम विकल्प चुनें या फॉर्मेट रीनेम सीट विकल्प चुनें, ठीक है। दूसरा है रीनेम विंडो में नया नाम डालकर इंटर बटन दबा दें, ठीक है। क्या आप लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किसी वर्कशीट का नाम अधिकतम 31 कैरेक्टर तक का हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग जानेंगे जो वर्कशीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने कैसे ले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। पूरे वर्कशीट को एक वर्कबुक से हटाकर, ठीक ना, या कॉपी कर दूसरे वर्कबुक में ले जाया जा सकता है। इसके लिए जो है, ठीक ना, पहले हमें इस वर्कशीट को ओपन कर जिसे हटाना है, ठीक है।
सीट टैब पर राइट क्लिक कर पॉपअप मेनू में मूव और कॉपी विकल्प चुनें या होम सेल फॉर्मेट मेनू और कॉपी पर क्लिक करें। मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां क्रिएट ऑफ कॉपी का चयन करें। बिफोर सीट बॉक्स में उस सीट वर्कशीट का चयन करें जिसके पहले यह वर्कशीट का चयन करें जिसके पहले यह वर्कशीट लगाना है। पुनः ओके बटन पर क्लिक करें। ठीक है, वर्कशीट के किसी भाग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कॉपी एंड पेस्ट और कट एंड पेस्ट का उपयोग किया करें। ठीक है, चलिए एक्सेल में प्रयोग होने वाले कुछ शॉर्टकट की हैं। ठीक है, एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट हैं, उसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे नया वर्कबुक खोलने के लिए हम लोग कंट्रोल N बटन का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहले से बनाए हुए वर्कबुक को खोलने के लिए हम लोग कंट्रोल O शॉर्टकट बटन का शॉर्टकट यूज करते हैं। ठीक है, वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए हम लोग कंट्रोल W का यूज करते हैं। फाइल डाउन, वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना कंट्रोल D शॉर्टकट से करते हैं। ठीक है, कंट्रोल R जो है वह फिल राइट, यानी वर्तमान सेल के दाएं सेल में वही डाटा डालना कंट्रोल R से कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान सेल के दाएं सेल में वही डाटा डालना हो तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल R शॉर्टकट का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल G से जो है हम लोग गो टू, यानी किसी विशेष सेल में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल G का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी रो के आरंभ में जाने के लिए हम लोग होम बटन का यूज करते हैं। ठीक है, वर्कशीट के आरंभ यानी A1 सेल में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल होम बटन का यूज करते हैं, जिससे हम लोग स्टार्ट में पहुंच जाते हैं सीट के। ठीक है, कंट्रोल इंड से हम लोग वर्कशीट के अंतिम सेल में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगले वर्कशीट में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल पेज डाउन बटन का यूज करते हैं। ठीक है, पिछले वर्कशीट में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल पेज अप बटन का यूज करते हैं। ठीक है, वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाने के लिए हम लोग टैब बटन का यूज करते हैं शॉर्टकट का। ठीक है, वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाने के लिए हम लोग शिफ्ट और टैब बटन का शॉर्टकट यूज करते हैं। ठीक है, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट का यूज करते हैं। वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाने के लिए हम लोग एरो की का उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्तमान सेल में एक सेल नीचे जाना इंटर बटन से हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, उसी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करना अल्ट प्लस इंटर शॉर्टकट से कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट से कर सकते हैं। वर्तमान सेल के पूरे रो को सिलेक्ट करना शिफ्ट प्लस स्पेस बार से शॉर्टकट से कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला का आरंभ करने के लिए हम लोग इक्वल टू यानी कि बराबर सिंबल का यूज शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट प्लस प्लस से हम लोग ऑटो सम डालना शॉर्टकट होता है। ठीक है, वर्तमान सेल में टेबल डालने के लिए हम लोग कंट्रोल T शॉर्टकट का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस 1 बटन का यूज करते हैं। ठीक है, वर्कबुक में नया सीट डालने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस F11 का यूज करते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट किए गए सेल को एडिट करने के लिए हम लोग F2 शॉर्टकट बटन का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा, वह रहेगा अब परिशिष्ट रहेगा। ठीक है, अपेंडिसेस। ठीक है, जो कि देखेंगे हम लोग विंडोज़ के कीबोर्ड शॉर्टकट बटन की सूची देखेंगे, उसमें और भी आगे बहुत सारे हैं, उन पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।